सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का हाफ बचा हुआ पोर्शन जो हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ दिया था। लास्ट लेक्चर में हमने जो किया एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखा है हमने। देन हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में, उसके एग्जाम्पल्स भी कुछ हमने देख लिए हैं। इसके बाद हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका पाथवे देख लिया है। इसके बाद हमने स्टेप्स की बात कर ली है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो तरीके के पार्ट्स होते हैं, एक कंडक्टिंग एक एक्सचेंज पार्ट, वो भी हमने देख लिया है। साथ साथ में हमने स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी देख लिया है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वगैरह हमने सब कुछ देख लिया है। और आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज से, और यहाँ से लेकर के हम लोग यहाँ तक अपना जो है चैप्टर एंड करने वाले हैं आज। आई होप यहाँ तक कोई भी किसी को डाउट नहीं होगा। कोई भी किसी को डाउट है तो आप लोग अगर इस वीडियो से रिलेटेड होगा तो इस वीडियो के नीचे पूछ लेना, अगर पिछली वाली वीडियो से रिलेटेड होगा तो उसके नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आप लोग जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड एंड चलो देखते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग पहले बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। तो टाइडल वॉल्यूम हम लोग जब भी बात करते हैं ना, तो नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान जो भी हम लोग एयर इंस्पायर कर रहे हैं या भी एक्सपायर कर रहे हैं वो अराउंड 500 ml तक होता है एक हेल्दी पर्सन में, ठीक है। तो आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, हमेशा ये पूछ लेगा ना कि टाइडल वॉल्यूम होता कितना एक हेल्दी पर्सन में, ठीक है। तो वो 500 ml होता है एक हेल्दी पर्सन में, ठीक है। इसके बाद में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी मतलब कोई तो ऐसा वॉल्यूम है जो हम लोग सांस ले रहे हैं, ठीक है। रिजर्व वॉल्यूम इसका मतलब होता है जो हमने नॉर्मल ब्रीथ किया 500 ml, ठीक है, उसके अलावा जो हम लोग फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, मतलब टाइडल वॉल्यूम को छोड़ करके जो एक्स्ट्रा हम लोग फोर्सफुली, जैसे मान लो मैंने सांस ले लिया, यहां तक मेरी कैपेसिटी थी, अब इसके बाद मैं फोर्सफुली और सांस लूंगी, ये फोर्सफुली था, ठीक है। तो इसका ये जो हमारे पास में वॉल्यूम आया इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा वाले को जो फोर्सफुल हमने ब्रीथ किया दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये हमारे पास एक हेल्दी पर्सन में कितना होता है 2500 टू 3000, इसका मतलब 2500 टू 3000 ml, ठीक है। वैसे ही होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब हमने जो टाइडल वॉल्यूम है उसको रिलीज आउट किया, ठीक है, 500 ml, उसके बाद फोर्सफुल और कितना रिलीज कर सकते हैं हम लोग, दैट इज योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये हमारे पास में 1000 से 1100 ml तक हो सकता है। मतलब मैंने देखो क्या किया, पहले नॉर्मल सांस लिया फिर नॉर्मल सांस छोड़ा, ये टाइडल वॉल्यूम था। अब मैंने जब नॉर्मल सांस छोड़ दिया, अब इसके बाद फोर्सफुली जो है मैं वो सांसें जो छोड़ रही हूँ दिस, इसके बाद अब आप इससे ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो दिस इज योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज अराउंड 1000 टू 1100 ml, ठीक है। इसके बाद में रेसिड्यूअल वॉल्यूम। अब देखो रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है, जब भी हम लोग सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, ठीक है, सांस छोड़ा हमने फोर्सफुली भी छोड़ दिया, ठीक है, जो मतलब टाइडल वॉल्यूम था वो रिलीज किया, उसके बाद में हमने फोर्सफुली भी चीजें रिलीज कर दी जो हमारे अंदर में एयर था, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के हमारे लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो है ना एयर का वो बचा रह जाता है। मतलब ये जैसे मान लो हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये टाइडल वॉल्यूम है, नॉर्मली सांस लिया नॉर्मली सांस छोड़ा, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास 500 ml एक हेल्दी पर्सन में, ठीक है। सांस लेना अलग है सांस छोड़ना अलग है, दोनों को मिला के बात नहीं कर रही हूँ। नॉर्मली सांस लिया ये भी टाइडल वॉल्यूम है, नॉर्मली सांस छोड़ा ये भी टाइडल वॉल्यूम है। अगर तुम पूरे को मान रहे हो सांस लिया सांस छोड़ा ये पूरा टाइडल वॉल्यूम नहीं है, एक बार या तो सिर्फ सांस लो या तो एक बार नॉर्मली सिर्फ सांस छोड़ो, वो हो गया एक टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो एक बार सांस लिया फिर एक बार सांस छोड़ा तो ये दो टाइडल वॉल्यूम्स हो गए। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब देखो, अब मान लो हमने जो है नॉर्मली सांस लिया सांस छोड़ा, ठीक है, एक बार हम लोग नॉर्मली सांस छोड़ रहे हैं फिर फोर्सफुली भी सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब जब फोर्सफुली सांस छोड़ दिया उससे ज्यादा हम लोग जो है एयर रिलीज आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज हो रही है हमारे पास में, अब यहाँ पे जो चीज हो रही है हमारे पास में, हमारे लंग्स के अंदर फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर बचा रह जाता है, ठीक है। वो एयर हमेशा ही हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहता है, उसको किसी भी तरीके से हम लंग्स से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर वो एयर लंग्स के बाहर निकलेगा तो लंग्स हमारा कोलैप्स कर जाएगा, पर्सन की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहता है फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी, दैट इज नोन एज रेसिड्यूअल वॉल्यूम, ठीक है। यहां देखो रेसिड्यूअल वॉल्यूम पढ़ो, ये होता गया है वॉल्यूम ऑफ एयर
वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ठीक है, इट इज अबाउट 1100 to 1200 ml। अब देखो इससे जुड़ी हुई ना एक बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एग्जांपल हमारे पास में आता है, ठीक है, कि हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम को यूज कैसे कर सकते हैं। तो देखो अगर मान लो इन फ्यूचर आप लोग डॉक्टर बन रहे हो, ठीक है, अब डॉक्टर बना आपने और मान लो आप जो है ना किसी लेडी का ना डिलीवरी करा रहे हो, ठीक है, तो किसी लेडी का अगर आप डिलीवरी करा रहे हो ना तो वहां पे जो है ना रेसिडुअल वॉल्यूम का बड़ा अच्छा काम आता है। जैसे एक पर्सन में रेसिडुअल वॉल्यूम कब मिलती है, जब बच्चे का डिलीवरी हो जाए, मतलब एक फीटस है, ठीक है, आपके वुम में जो मदर है उनके वुम में जो है एक फीटस पल रहा है, एक बेबी पल रहा है, उसका जब पार्चुरेशन हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी बच्चे का, उसके बाद वो बच्चे के अंदर ना रेसिडुअल वॉल्यूम डेवलप करेगा, उससे पहले उसमें रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है। तो अगर बच्चा मम्मी के पेट के अंदर है, फीटस फॉर्म में है, ठीक है, तो उसके अंदर उसके लंग्स में जो होगा रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसकी डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा बाहर आएगा, तो नॉर्मल जब रिस्पायर करेगा, ब्रीथ करेगा नॉर्मली, तब उसके अंदर में जो होगा रेसिडुअल वॉल्यूम डेवलप होगा। कैसे होता है, क्या होता है, बहुत ऊपर की बातें, उतने हमें नहीं जानना, बस इतना समझना कि जब बच्चा जो होता है मम्मी के पेट के अंदर होता है तो उसमें रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं होता है, जब पेट से डिलीवरी जब हो जाती है उसके बाद उसमें रेसिडुअल वॉल्यूम डेवलप करता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जस्ट एक जनरल नॉलेज के लिए ये चीजें हैं, ठीक है। अब देखो अब होता क्या है कि अनफॉर्चुनेटली बच्चे का डेथ हो जाता है डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है। अब देखो जैसे आप डॉक्टर हो तो आप ये चीज बोलोगे, आपने बच्चा निकाला, ठीक है, आपने बच्चा डिलीवरी किया, मान लो अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा जो है वो मरा हुआ था, ठीक है। अब आपको आप ये चीज बताओगे वो जो हमारी पेशेंट है उसके फैमिली मेंबर्स को कि हमने डिलीवरी करी, सब कुछ अच्छे से था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चा जो था वो पहले से मरा हुआ था, ठीक है। तो ये चीज अगर उनके जो है पेशेंट के फैमिली मेंबर्स नहीं मानते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो आपको बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, आपके डिलीवरी में ही कुछ गड़बड़ हुई है, बच्चे को डिलीवरी के टाइम पे ही बच्चे का डेथ हो गया, ठीक है। तो अब इस चीज से आप कैसे बचोगे, मतलब वो आप पे जो एलिगेशंस लगाएंगे, इस चीज से आप कैसे बच सकते हो। तो इस चीज से आप बच सकते हो कैसे, देखो उसमें हम बच्चे में चेक करेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अगर बच्चे में रेसिडुअल वॉल्यूम होगा, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है हमारे पास 11 to 1200 ml, अगर ये वॉल्यूम उसके लंग्स में प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स बच्चा डिलीवरी के टाइम पे मरा है या डिलीवरी के बाद मरा है। लेकिन अगर बच्चे में रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं होगा, दैट मीन्स वो मम्मी के पेट के अंदर ही मर गया था बच्चा। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपके क्या बोलते हैं उसे, इस तरीके के केसेस में जो है हमारा यूज आता है, और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं इंडिया के अंदर जिसमें जो हमारे पास में जो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स हैं वो उल्टे डॉक्टर्स पे एलिगेशन लगाते हैं, तो ये चीजें होती हैं। तो ये आपका जो है एक तरीके का केस बन सकता है, तो इसमें हमारे रेसिडुअल वॉल्यूम का जो है वो यूज आ सकता है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम समझ आया, जब तक मम्मी के पेट के अंदर बच्चा रहता है तो उसमें रेसिडुअल वॉल्यूम किसमें, बच्चे में, मम्मी में तो होगा ही, ठीक है, बच्चे में रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है तुरंत बाद जो है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो डेवलप कर जाता है। वापस एक बार बता दूं, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, जो एयर हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमेशा प्रेजेंट होगा, चाहे आप फोर्सफुल ब्रीद आउट कर दो फिर भी हमारे लंग्स में कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर जो होगा वो प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। वो नॉर्मली कितना होता है 1100 to 1200 ml, ठीक है। अगर रेसिडुअल वॉल्यूम किसी के लंग्स के अंदर नहीं होगा तो क्या होगा, वो लंग्स कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, और उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। ये बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आ जाओ, अब एक है हमारे पास में इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, हम लोग एक टाइम पे कितना जो है वो सांस अंदर तक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मली हम जो सांस ले रहे हैं 500 ml, साथ में हमारे पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुल ब्रीथ जो हम लोग करते हैं, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग, कहाँ पे गया ये 500 और साथ में ये 2500 टू 3000, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 3000 to 3500 ml तक हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो अराउंड में हमारे पास एवरेज में आंसर आ जाएगा। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी वैसे ही टाइडल वॉल्यूम को जोड़ लेंगे और ईआरवी को जोड़ लेंगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना हम फोर्सफुल एक्सपायर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा इनमें चीजें, इसमें जोड़ देना है। जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी अगर देखना है ना तो टीवी को और आईआरवी को जोड़ना है, तो आईआरवी का एक एवरेज में दिया हुआ है ना इतने में, तो 500 इसमें भी जोड़ देंगे, 500 इसमें भी जोड़ देंगे, तो हमारे पास इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का एक एवरेज फॉर्म आ जाएगा। वैसे ही एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का एवरेज फॉर्म निकालना है तो टीवी को जोड़ देंगे किसके साथ में, ईआरवी के साथ में, तो इसका भी हम लोग को एक रेंज दिया हुआ है 1000 to 1100, ठीक है, तो इसमें भी 500 इसमें भी 500 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1500 to 1600 ml, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब एक टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर कितना रह सकता है, दैट इज ईआरवी प्लस आरवी, टीवी की इसमें बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, ईआरवी प्लस आरवी, ठीक है।
इसके बाद में वाइटल कैपेसिटी सबको जोड़ देंगे हम लोग। सबको कैसे जोड़ेंगे? ERV, IRV, TV को जोड़ देंगे। ठीक, खत्म कहानी। टोटल लंग कैपेसिटी, एक टाइम पे लंग्स के अंदर कितना रह सकता है? तो TV रह सकता है, IRV रख सकता है, ERV रख सकता है, और RV रेसिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा रहता ही है। तो ये चीज हो गई हमारे पास में। इसको दो फॉर्म में पूछ सकता है, ये चारों को मिला देगा या ये दोनों को मिला देगा। वाइटल कैपेसिटी में तो ये तीन आ ही गए ना, साथ में रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज है आपको, ये आप याद कर लोगे। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ी सी जो चीजें आपको और याद करना है, वो ये वाला जो है बॉडी टिश्यू, ये वाला जो है ना, ये डायग्राम का थोड़ा सा और चीजें याद करनी है। देखो, हम सबने पढ़ा है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन पढ़ा है। डबल सर्कुलेशन किस ह्यूमंस में मिलता है? ठीक है, ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन मिलता है। इसको हम लोग कैसे बताएंगे? डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है, एक हमारा हार्ट है, एक दिल है, ठीक है। अब इससे जो है एक टाइम मतलब एक बार में, ठीक है, एक हार्ट जो भी पंप कर रहा है ब्लड, तो एक जो ब्लड है हमारे पास, एक यू कैन से एक सेट ऑफ ब्लड जो है वो हमारे हार्ट से 2 बार पास करेगा। कितनी बार? 2 बार पास करेगा। जैसे जैसे मान लो ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमारे पास में सिस्टमैटिक आर्टरी ना। हाँ, अब ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास ऑक्सीजनेटेड, ये वाला डीऑक्सीजनेटेड पार्ट, ठीक है। अब यहां से जो ब्लड निकला है, ध्यान से देखेंगे, यहां से जो ब्लड निकला है इस तरीके से, ये पहले टिश्यू के पास जाएगा, फिर ये वापस से हार्ट के पास आएगा, और फिर यहां से होते हुए लंग्स के पास होते हुए वापस यहाँ आएगा। तो क्या ये हार्ट से 2 बार गुजर रहा है ये ब्लड? कैसे? एक बार यहां से आया हार्ट के पास से, फिर यहाँ गया, एक बार हो चुका है। अब ये दूसरी बार जाकर के ये ऐसे निकल के यहाँ ज्वाइंट हो गया। तो क्या ये 2 बार यहाँ से क्रॉस कर रहा है ब्लड? एक सेट ऑफ ब्लड 2 बार एक हार्ट से क्रॉस कर रहे हैं ना, इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग को ना O2 का और CO2 का पार्शियल प्रेशर हम लोग कैसे दिखाते हैं? P है, मान लो O2 का पार्शियल प्रेशर दिखाना है तो इस तरीके से दिखाएंगे, CO2 का दिखाना है तो इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को बस इन 3 जगह पे ना पार्शियल प्रेशर हम लोग को ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ? एक तो हमारे पास में एल्वेलाई में, एक हमारे पास में आर्टरीज में, एक हमारे पास में वेन्स में। टिश्यू वगैरह में हमें नहीं याद रखना है। ठीक है, तो आर्टरीज में अगर हम लोग बात करें, अच्छा पहले हम लोग यहाँ पे एल्वेलाई में बात कर लेते हैं। ठीक है, एल्वेलर सैक में जो हम लोग का ऑक्सीजन है और हमारे पास में जो CO2 है, इसका हम लोग बात करते हैं। तो देखो, हमारे पास में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, हम लोग जब ब्रीथ करते हैं तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है या फिर CO2? ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है, तो वैसे ही पार्शियल प्रेशर यहाँ भी ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, CO2 का कम होगा। कितना? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलर सैक ये होगा 104 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का होगा 40 mmHg। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें आर्टरीज के अंदर में, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा, आर्टरीज में क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन अगेन वहां पे ज्यादा है, तो यहाँ पे हमारे पास में ज्यादा में हो जाएगा हमारे पास, दैट इज कितना 95 mmHg, और O2 हो जाएगा हमारे पास 40 mmHg। यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे भी 40 है। ठीक है, अब हमेशा याद रखना, जब भी कहीं भी कुछ भी कम होगा ना इन तीनों में, तो वो कम में 40 होगा। ठीक है, कम होगा 40। ठीक है, यहाँ पे CO2 कम है तो CO2 40 है, आर्टरीज में भी CO2 कम है तो CO2 40 है। अब अगर वेन्स की बात करें, वेन्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब CO2 ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम होगा। ऑक्सीजन कम है, कितना है? ये भी 40 है, मतलब कम वाला जो भी होगा ना वो सारे 40 होंगे। एल्विलाई में CO2 कम है 40, आर्टरीज में भी CO2 कम है 40, वेन्स में CO2 कम है, वेन्स में O2 कम है तो O2 भी कितना होगा? 40। ठीक है, ज्यादा वाले को याद कर लेना। एल्वेलाई में जो होगा वो ऑक्सीजनेटेड एयर होगा, उसमें ऑक्सीजन कितना होगा? ज्यादा 104, आर्टरीज में 95। ठीक है, वेन्स में यहाँ पे CO2 ज्यादा हो जाएगा, कुछ नहीं 5 बढ़ा दो बस, 45। ठीक है, बात समझ में आ गया? ये चीज को आप लोग याद रखना। थोड़ा सा और पूछूंगी मैं, पल्मोनरी वेन में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड उल्टा करके याद करना है, लेकिन यहाँ पे ऐसे उल्टा करके याद नहीं करना। अब आप लोग मीनिंग समझोगे इन चीजों का। देखो, अभी तक हम लोग याद करते थे ना कि वेन्स में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद आर्टरीज में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी में जस्ट उल्टा कर दो। क्यों करना है उल्टा? कुछ मीनिंग तो होना चाहिए ना, चीजें सिर्फ ऐसे ही रटना नहीं ना, कुछ मीनिंग होना चाहिए। हाँ, बायो में बहुत सारी चीजें रटने की होती हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। ठीक है, कि आप उस चीज को याद कर सको। ठीक है, अब आप ऐसे रट रहे हो तो मैम पल्मोनरी वेन में उल्टा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड आ जाता है, तो रीनल आर्टरी और रीनल वेन में ऐसा क्यों नहीं होता है? उसमें भी तो उल्टा होना चाहिए। ठीक है, नहीं होता है, याद कर लो, ऐसे थोड़ी होता है याद कर लो, इसमें एक्चुअल मीनिंग होता है। मीनिंग क्या होता है ये समझो। हमारे पास में जो आर्टरी होती है ना, आर्टरी और जो वेन होती है, ठीक है,
इसी के नाम में मीनिंग छुपा है। देखो हम लोग जानते हैं ना बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स, साइंस में, इन जनरल साइंस में जो होते हैं ना, ग्रीक से लैटिन वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वेन और आर्टरी जो है ना हमारे पास में, ये वर्ड्स जो है ना, इनका जो है, ये हमारे पास में जो वर्ड्स हैं इनके भी मीनिंग होते हैं, ग्रीक मीनिंग, लैटिन मीनिंग। तो वेन का जो मीनिंग होता है ना, वेन का मतलब होता है वो वेसल, वेन का मतलब होता है वो वेसल जो ब्लड को हमारे पास में टूवर्ड्स हर्ट लेके जाएगा, ठीक है। और आर्टरी का मतलब होता है वो वेसल जो अवे फ्रॉम द हर्ट लेके जाएगा ब्लड को, ठीक है। वेन का मतलब टूवर्ड्स हर्ट, टूवर्ड्स हर्ट, ठीक है। आर्टरी का मतलब अवे फ्रॉम द हर्ट, अवे फ्रॉम द हर्ट, अवे फ्रॉम द हर्ट। समझ आ रहा है अभी बात? वापस देखो, वापस से ध्यान दो। ये हर्ट है ना हमारे पास, मैं इससे बना देती हूँ, दूसरे कलर से बना दूं क्या? हमारे पास और कलर के ऑप्शन है, यस। देखो ये जो हमारे पास वेन है ना, इसको मैं ब्लू से ये ग्रीन से बनाती हूँ, ठीक है। देखो वेन जो है हमारे पास में, देखो ये टूवर्ड्स हर्ट लेके आ रहा है, ठीक है। हाँ, ये वाला वेन भी टूवर्ड्स हर्ट लेके आ रहा है ब्लड को। पल्मोनरी वेन जो हर्ट के पास में ला रहा है, तो पल्मोनरी वेन है ये लंग से आ रहा है हर्ट के पास, तो लंग्स से हर्ट के पास आएगा, तो लंग्स से हर्ट के पास कौन सा ब्लड आना चाहिए? ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड? लंग्स से आ रहा है तो लंग्स में तो प्यूरिफाई होता है ना ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो पल्मोनरी वेन हमारे पास में क्या होगा? पल्मोनरी वेन हमारे पास में क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड। छी भाई छी, तो गंदा राइटिंग हो गया, रुक जाओ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, समझ में आया? और यहाँ पे ये हमारे पास में टूवर्ड्स हर्ट ला रहा है वेन्स, तो ये टिश्यू से हर्ट में ला रहा है, तो टिश्यू को तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो वहां से तो वो CO2 रिलीज करेगा। तो ये जो सिस्टमैटिक वेन होगा ये ऑक्सीजनेटेड होगा या डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये बात समझ में आया। अब आते हैं हम लोग दूसरा वाले में, दूसरे को मैं ब्राउन से बना देती हूँ। जो हमारे पास आर्टरी है ये अवे फ्रॉम द हर्ट लेके जाता है, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम द हर्ट, तो ब्लड को अवे फ्रॉम द हर्ट लेके जाएगा, ब्लड को अवे फ्रॉम द हर्ट लेके जाएगा। मैं दूसरा कलर यूज करूं इसकी जगह पे, कौन सा, येलो ले लूं? ले लेते हैं। तो देखो अवे फ्रॉम द हर्ट लेके जा रहा है ना, इधर से भी अवे फ्रॉम द हर्ट लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही सिस्टमैटिक आर्टरी अवे फ्रॉम द हर्ट, ऑक्सीजनेटेड, ब्लड, ठीक है। और यहाँ पल्मोनरी आर्टरी हर्ट से लेकर के जा रहा है लंग्स के पास, तो लंग्स तो प्यूरिफाई करते हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। हम लोग सोचते थे ना बचपन में जब पढ़ते थे कि यार इसको क्यों आर्टरी को उल्टा कर दिया, पल्मोनरी आर्टरी का नाम, मतलब जो इसमें जो पल्मोनरी वेन रखा है इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी रख देता, इसका नाम पल्मोनरी वेन रख देता, तो हर चीज सेम हो जाती। लेकिन अब मीनिंग समझ में आ रहा है क्यों सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है दूर लेके जा रहे हैं ना ब्लड, हर्ट से लेकर के जा रहे हैं लंग्स के पास, तो अवे फ्रॉम द हर्ट, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और लंग्स से ब्लड लेकर के आ रहा है यहाँ पे टूवर्ड्स द हर्ट, तो पल्मोनरी वेन। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास में आ जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये तो बहुत इजी है, फटाफट से खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह होती हैं, एक होता है एल्वुलाई टू ब्लड में, ठीक है, एक साइड होता है हमारे लंग्स के पास, लंग्स में, ठीक है, जहां पे एल्वुलाई से ब्लड में और ब्लड से एल्वुलाई में एक्सचेंज होता है। दूसरा हमारे पास होता है ब्लड और टिश्यू में एक्सचेंज, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो फटाफट से देखेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैस अकर बाय सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन होता है, क्योंकि हमें पता है गैस का जो है वो ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। और ये क्या होगा? प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट में हम लोग देखेंगे पार्शियल प्रेशर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है ये दो चीज, किस पे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, दूसरा हमारे पास थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो हमारे पास ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये वाली मेम्ब्रेन, ये हमारे पास अराउंड 1 mm थिक होती है, इससे ज्यादा नहीं, 1 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखो प्रेशर जो होता है हम लोग दिखाते हैं, ये गैस के मिक्सचर में हम लोग जब भी प्रेशर दिखाते हैं तो पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। जैसे PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट पार्ट involved in diffusion varies from one part to another part and moves from higher partial pressure to lower partial pressure, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास में अलग अलग जगहों पर इनके पार्शियल प्रेशर अलग अलग होंगे और हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ ये मूव करेंगे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हमारा जो ब्लड में
O2 का सॉल्युबिलिटी है ना, उससे 20-25 गुना ज्यादा सॉल्युबल है CO2। समझ आ रहा है? मतलब O2 अगर मान लो सॉल्युबल है, ठीक है, अगर मान लो जो O2 है वो पानी में मतलब उसको हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जितना जल्दी हो रहा है ना डिसॉल्व पानी में, उतना ही उससे 20 से 25 गुना जल्दी, मतलब बहुत जल्दी जो CO2 है वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये किसके बारे में बात करें हम लोग? ब्लड के बारे में बात करें। मतलब CO2 जल्दी डिसॉल्व करेगा O2 के कंपेरिजन में, ठीक है। CO2 डिफ्यूजेस मच फास्टर थ्रू मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 20 से 25 गुना ज्यादा। किसका? CO2 ज्यादा सॉल्युबल करता है, सॉल्युबल है, ठीक है, O2 के कंपेरिजन में, ठीक है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज 3 लेयर थिक। 3 लेयर कौन कौन से है? एल्वेलर स्क्वामस एपिथेलियम, एल्वेलाई के साइड में होगा। फिर आ जाएगा एंडोथेलियम ऑफ एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज, ये वाला आ जाएगा। इसके बाद में बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन सा? ये बीच वाला पोर्शन है। थोड़ा और जूम कर दूं, हाँ देखो, ये जो है हमारे पास में, कहाँ चला गया, ये वाला जो आएगा एल्वेलर स्क्वामस एपिथेलियम, एक आ जाएगा हमारे पास ब्लड वेसल का, और बीच में जो आ जाएगा ये आ जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये टोटल जो होता है ना, ये वाला, ये कितना थिक होता है? ये वाला पोर्शन, ये होता है 1 mm थिक, ठीक है। ये वाला ब्लड वेसल है, ये वाला ब्लड वेसल है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस जो होता है ना हमारे पास में, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस जो है ना हमारे पास, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, वो हमारे पास में MCQ यहाँ से 2-3 MCQ आराम से बन सकते हैं। पहले अगर हम लोग ऑक्सीजन का बात करें, तो ऑक्सीजन जो हमारे पास है मेनली 2 फॉर्म में ट्रांसफर होता है। एक होता है 97%, एक होता है 3%, ठीक है। एक आ गया 97%, एक आ गया 3%। अब हमारे ब्लड में क्या ज्यादा होता है? RBC, ठीक है, RBC ज्यादा होता है। तो RBC जो होता है हमारे पास में, इसके थ्रू 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। बचा हुआ 3% जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसफर होता है। मैं अगेन एक बार रिपीट कर देती हूँ, हमारा ऑक्सीजन जो है वो 2 पार्ट में ट्रांसफर होता है, 97% और 3%। 97% RBC के थ्रू और 3% ब्लड प्लाज्मा के थ्रू डिसॉल्व होकर के, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग CO2 का। CO2 3 तरीके से जो है वो जो है हमारे पास में ट्रांसपोर्ट होता है। पहला मैक्सिमम 70%, दूसरा 20 to 25%, तीसरा 7%, ठीक है। पहला सबसे ज्यादा 70% एज बाई कार्बोनेट, दूसरा 20 to 25%, ब्लड में सॉल्युबल था ना 20 to 25% फास्टर, तो वैसे ही 20 to 25% CO2 जो है ये RBC के थ्रू, ब्लड के थ्रू जाएगा। तीसरा 7% ब्लड प्लाज्मा के थ्रू। ये हमें 5 टोटल याद करना है, 2 हमारा ऑक्सीजन का, 3 हमारा CO2 का। 2 ऑक्सीजन का 97%, 3%, 97 RBC के थ्रू, 3% ब्लड प्लाज्मा के थ्रू। और हमारे पास CO2 में 3 याद करना है, 70% बाइकार्बोनेट, 20 to 25% RBC, 7% जो है वो हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा चीजें। ये हमारे पास में हो गया, अभी इतना बचा ना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब देखो, हीमोग्लोबिन जब कंबाइन करता है ना O2 से, तो ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ईच हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हमेशा याद रखना, हीमोग्लोबिन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, HB की बात करें, तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। ऑक्सीजन या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऐसे O2, ये क्या हो गया, O2 O2 O2, ठीक है, इस तरीके से कंबाइन करता है। समझ आ गया? नेक्स्ट, बाइंडिंग ऑफ O2 इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है हमारे पास में, ध्यान देंगे। हमारे पास में जब भी हीमोग्लोबिन से O2 या CO2 जब भी बाइंड करता है ना, तो इसमें हमें टोटल 4 चीजें देखनी होती है। 4 चीजें क्या क्या देखनी होती है? पहला, पार्शियल प्रेशर देखना होता है O2 का। दूसरा, पार्शियल प्रेशर देखना होता है CO2 का। तीसरा, हमारे पास में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन देखना होता है। चौथा, हमें टेम्परेचर देखना होता है। अब कैसे देखेंगे? तो देखो, जब अगर हम लोग बात करते हैं किसका, जब हम लोग अगर बात करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, किसका? ऑक्सी, एक मिनट, हम लोग को 2 हीमोग्लोबिन पढ़ना है, एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन और एक पढ़ना है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो के बारे में लिखा है क्या यहाँ पे?
कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के बारे में हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। एक और आता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन हुआ ना, तो ये O2 के साथ में कंबाइन करेगा, तो तुम लोग को नाम सुन के लग रहा होगा कि CO2 का तो फिर कार्बोक्सी होना चाहिए, लेकिन कार्बोक्सी नहीं होता है, कार्बो अमीनो होता है, कार्ब अमीनो, ठीक है। तो कार्बोक्सी किसके लिए होता है, तो यहाँ एक और चीज होगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन देख लेते हैं हम लोग। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में हमारे पास में HB जो होता है ये O2 के साथ कंबाइन करता है, और इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होना चाहिए, PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे ब्रैकेट में दिखाते हैं, कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। मतलब हमारे पास में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए बस PO2 हाई होना चाहिए, बाकी ये तीनों कम होना चाहिए, ठीक है। और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनने के लिए सिर्फ PO2 कम होना चाहिए, बाकी तीनों ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये अगर ज्यादा होगा तो ये तीनों को कम होना है, ये तीनों अगर ज्यादा होंगे तो इसे कम होना है, ठीक है। ये अकेला है और ये तीन साथ में है, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का मतलब HbCO2, ठीक है। अब इसमें हमारे पास में PO2 क्या होना चाहिए, हाई या लो, लो। PCO2 क्या होना चाहिए, हाई या लो, हाई। H+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास, हाई या लो, हाई। एंड जो टेम्परेचर है हमारे पास में, हाई या लो, हाई, ठीक है। यहां पे आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई। ये अब एक हमारे पास बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो बनता है ना, ये HbCO से बनता है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सॉल्युबिलिटी है ना, ये 100 टाइम्स ज्यादा है O2 से, ठीक है। इसके बारे में हालांकि हमें पढ़ना नहीं है, बस मैं बता रही हूँ 100 टाइम्स। जैसे CO2 का सॉल्युबिलिटी 20-25 टाइम्स ज्यादा है ना ऑक्सीजन से, वैसे ही CO का जो है ना वो 100 टाइम्स ज्यादा है, वो और खतरनाक होता है हमारे लिए, ठीक है। तो बाकी इन चीजों को आप देख लो। देखो ये पूरा जो लिखा हुआ है ना, ये बचा हुआ ये वाला जो पार्ट, ये बस इतने दूर पे ही लिखा हुआ है, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको याद कर लो, बाकी एक बार इसे बस रीड करना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, और इसमें एक एंजाइम का यूज होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। बस बात खत्म। अब क्या हमारे पास, अच्छा एक तो ये डिसऑर्डर्स वाला पार्ट है, ये माउंटेन सिकनेस, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आता है माउंटेन सिकनेस से, ठीक है। एक हो गया फंक्शन वगैरह देख लेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, अब आ जाते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीन चीजें पढ़नी इसमें, मैं बस तीन चीज। एक होगा रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर जो कि मेड्यूला में प्रेजेंट होता है, दूसरा होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि पॉन्स में प्रेजेंट होता है, तीसरा होता है कीमोसेंसिटिव एरिया, कीमोसेंसिटिव एरिया जो कि रिदमिक सेंटर के पास में प्रेजेंट होता है, ठीक है, नियर रिदमिक सेंटर, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है ये मेड्यूला में प्रेजेंट होता है, और R फॉर रेस्पिरेटरी रिदम, R फॉर रेगुलेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है ये मेड्यूला में प्रेजेंट है और ये रेगुलेशन करवाता है, ठीक है, रेगुलेट करता है। P फॉर न्यूमोटैक्सिक, P साइलेंट है, ठीक है, P फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और P फॉर पॉन्स, पॉन्स में हमारे पास में ये प्रेजेंट होता है जो कि मॉडरेट कराता है, ठीक है, मॉडरेट कराता है। अगर बहुत ज्यादा ये ऐसे सांसें चढ़ने लगती है तो फिर इसको मॉडरेट कराने का काम किसका होता है, न्यूमोटैक्सिक का होता है जो कि पॉन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और नॉर्मल फंक्शन से रेगुलेट कराने का काम किसका होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है जो कि मेड्यूला में प्रेजेंट है। इसके बाद एक कीमोसेंसिटिव एरिया होता है जो कि हमारे पास में हाईली सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन से, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे पास में नियर रिदम सेंटर, इसके पास में, मतलब मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। इसके बाद में एक चीज जो हमेशा पूछी जा सकती है PYQs में, दैट इज ऑक्सीजन डू नॉट प्ले मेजर रोल इन कंट्रोलिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेट ऑफ रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें, एनर्जी प्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, रिटर्न ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। देखो इसमें से बस एनर्जी प्रोडक्शन याद रखना है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर याद रखना है, बाकी ये दोनों का कोई भी बहुत ज्यादा यूज नहीं पढ़ना है अभी हम लोग को, ठीक है।
माउंटेन सिकनेस की बात करें तो ये अगेन हमारे पास में क्या होता है, हाइपोक्सिया, जिसका मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास में हो जाता है। मतलब वहां पे जाने के बाद क्या होता है ना, हमारी जो आरबीसी होती है ना, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। ये जो है एक बार में 4 ऑक्सीजन नहीं ले जा पाते, एक बार में 2 ही ऑक्सीजन ले जाते हैं, इसीलिए हमारे पास में हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है। जैसे एक हमारे पास जो होता है हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन ले जाता है ना, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, लेकिन जो हमारे पास में माउंटेन के केस में क्या होता है, ये एचबी ना सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है, 2 कैरी नहीं कर पाता है। तो क्या जहां एक बार में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमें मिल रहे थे, अब 2 ही मिलेंगे, तो क्या इसके लिए हमें एचबी का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा? जहां एक एचबी आ रहा था, अब 2 एचबी को आना पड़ेगा, ताकि दोनों 2-2 जो है वो O2 लेके आ जाए, तो हमारा 4 वाला रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। इसीलिए कहते हैं जो माउंटेन पे लोग रहते हैं ना, जनरली जो लोकल लोग रहते हैं, उनमें आरसीबी का काउंट ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए उनको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? लो एपिटाइट, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब हम लोग को फील होती है। इसके बाद में ब्रेथलेसनेस, क्यों? क्योंकि पल्मोनरी ओइडेमा, इसका मतलब क्या होता है, एक कंडीशन, ओइडेमा एक कंडीशन होता है जिसमें हमारे पास में ना लंग्स के फ्लूइड सैक में, लंग्स के एल्वेलाई में ना फ्लूइड जो होता है ना, फ्लूइड बंच बिल्ड हो जाते हैं वहां पे, ठीक है, जिससे हमें ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। इसके बाद में हेडक हो जाएगा, इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा, डिसओरिएंटेशन हो जाता है। डिसओरिएंटेशन मतलब हम कहाँ हैं, हम अभी टाइम क्या हो रहा है, मतलब देखना, चीज़ें सोचना कि अभी क्या टाइम चल रहा है, अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं, चक्कर आ रहा है क्या, यहाँ से गिर जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, एक मेंटल स्टेट होता है, उसमें क्या होता है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है चीज़ों के बीच में, ठीक है। स्लीप, लैक ऑफ स्लीप, देन वीकनेस, फटीग होना, तो ये सारी चीज़ें इसका कंडीशन है। तो वैसे तो इसमें चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी, बट ये बता दिया, ये 2 वर्ड्स आपके नए हैं, एक डिसओरिएंटेशन। अच्छा, कभी कभी ऐसे बैठे बैठे सोचते हो यार कहाँ हैं हम लोग, मतलब क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ बैठे हुए हैं, बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, हाँ हम लोग चल के वहां जाते क्यों नहीं, तो ये सारी चीजें जो मेंटली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना बहुत ज्यादा, इसी को डिसओरिएंटेशन कहते हैं। तो ये जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना आपके ब्रेन में, तो ये चीजें होती हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी ऐसे कुछ फील करो ना, तो आप बैठ के मेडिटेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो अपनी ब्रीथ पे, ताकि जो भी आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन है बॉडी के अंदर, वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाए, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आते हैं हमारे पास में, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। कुल मिला के 4 हैं। पहला है अस्थमा। अस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन होता है, फॉरेन पार्टिकल्स है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में, पॉलन ग्रेन से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, अगर सांस पे चढ़ जाए, मतलब लंग्स के अंदर चला जाए, तो अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो ये एक एलर्जिक रिएक्शन होती है फॉरेन पार्टिकल से। इसमें क्या होता है, हमारे पास में एक्सेस म्यूकस हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर में, और इसमें कफिंग वगैरह, ब्रीदिंग इन डिफिकल्टी, विजिंग हो जाता है, ये सारी चीजें हमारे पास में हो जाता है। इसके बाद हमारे पास में आता है इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा में क्या होता है, हमारे पास में जो एल्वुलाई वॉल होते हैं ना, वो डिस्ट्रप्ट हो जाते हैं, जिसमें उसका जो सरफेस एरिया है ना, वो घट जाता है और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। ये हमारे पास स्मोकिंग वगैरह से भी हो सकता है, ठीक है। एबनॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई सैक, ठीक है। डिस्ट्रॉइंग of septa between alveoli because of smoking and inhalation of other smoke। मान लो तुम फूफू नहीं करते हो, लेकिन तुम्हारे सामने वाला बंदा फूफू कर रहा है, तो उससे भी तुम्हें एम्फाइसीमा हो रहा है। तो वो होता है ना कि जो मेरा है वो तेरा, तुम, अगर मुझे एम्फाइसीमा हो रहा है तो तुम्हें भी लेके ही डूबेंगे हम साथ में। इसीलिए ना फूफू करना चाहिए, ना अपने आस वाले को फूफू करने देना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये उन लोगों के लिए जो माइंस में काम करते हैं, खदान वगैरह में काम करते हैं, कोल माइंस वगैरह में काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना, बहुत अलग अलग तरीके की गैसेस वगैरह होती हैं, या माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जाकर के आपके लंग्स में बैठ जाते हैं। और ये सारी जो ऑक्यूपेशनल डिजीज होते हैं ना, ये बहुत लंबे टाइम के बाद में आपको जो है वो सिम्टम्स दिखाना चालू करते हैं, क्योंकि ये धीरे 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 आपके बॉडी में डिपॉजिट हो रहे हैं और एक ही बार सिम्टम्स दिखाना चालू करेंगे, और ये जानलेवा होते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत तरीके के गैस, फ्यूम्स, डस्ट वगैरह आपके बॉडी में धीरे 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 सबमिट होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे। ये जैसे कि इसमें सिलिकोसिस, एस्बर्टोसिस, इसके बाद में सिलिका वगैरह हमारे बॉडी में डिपॉजिट होती है, जो कि धीरे धीरे आपको फाइब्रोसिस करवा देंगी, प्रोलिफरेशन ऑफ योर फाइबर मसल। आपका जो लंग्स है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, उसका जो टिश्यू होता है ना, फाइबर्स होते हैं ना, वो प्रोलिफरेट कर जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी छाती पे ऐसा लगे भारीपन वाला फील आएगा, एंड जो होगा आपका लंग्स जो होगा इन्फ्लेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हमारे पास में ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं। ये कैसे होते हैं, जहां आप काम करते हो उस जगह से। इसलिए जो भी माइंस वगैरह में काम करते हैं, उनको प्रॉपर ग्लव्स, प्रॉपर मास्क, प्रॉपर कैप वगैरह, वो आपको ये सारी चीजें यूज करनी चाहिए। इसके बाद
निमोनिया, इसका हमें जो है कॉजेटिव एजेंट याद रखना पड़ेगा। ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जो कि कोई वायरस नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ये हमारे पास में क्या काम करता है, एल्वेलाई बिकम एक्यूरेटली इन्फ्लेम्ड एंड मोस्ट ऑफ एयर स्पेस ऑफ एल्वेलाई इज फिल्ड विथ फ्लूइड। इसीलिए जब भी छींकते हो तो छींक में जो है ना बैक्टीरिया रहता है, और किसी के मुंह पे नहीं छींकना चाहिए, क्योंकि उससे सामने वाले को भी आप गिफ्ट करते हो क्या, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, इससे उनको भी निमोनिया होता है, ठीक है। और वो इन रिटर्न बस गाली दे सकते हैं और कुछ नहीं। तो ये चीजें होती हैं, ये 4 चीजें हैं जिसमें से इम्फाइसीमा ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। ये वाले को तो बिल्कुल इज्जत नहीं दी जाती है, 3rd नंबर वाले को ज्यादा आपको इम्फाइसीमा पूछा जाएगा, और बहुत हुआ तो निमोनिया का जो है कॉजेटिव एजेंट पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर ये वाला जो है मैं PDF शेयर कर दूंगी। ये फर्स्ट पेज है, कंप्लीट हो गया है, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी कंप्लीट है हमारे पास में, ये भी कंप्लीट है हमारे पास में, ये भी कंप्लीट हो गया है हमारे पास में, ठीक है। यहाँ तक जो है ये चैप्टर हमारा फुली फिनिश हो गया। अब बस इसका NCERT रीड कर लेना, और NCERT के क्वेश्चंस बना लेना, फिर PYQs बना लेना, एंड ये चैप्टर तुम्हारा रेडी हो जाएगा। तो आई होप ये पूरी चैप्टर आपको क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।